बात है 2022 की, जब पूरी दुनिया जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड की बात कर रही थी। Defamation lawsuit in Hollywood. Actor Johnny Depp suing his former wife Amber Heard for $50 million over an op-ed she wrote calling herself a victim of domestic abuse. It is being called the civil trial of the century. Amber Heard versus Johnny Depp. यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे थे कि औरत होना कितना मुश्किल होता है, वहीं पे बहुत से लोग Men Too का नारा लगा रहे थे कि हर रिश्ते में आदमी गलत नहीं होता है। It was a violent relationship, except she was the aggressor. Oh, he's the actual victim here, and Amber Heard is the one who's the aggressor. और उसके बाद से पब्लिक में इतने ज्यादा हाई प्रोफाइल डाइवोर्स हो चुके हैं कि हर बीते सालों के साथ लोगों का शादी में से विश्वास उठता जा रहा है। जैसे ये देखो, कूल स्टार्टअप आइडिया विद जीरो फंडिंग। पहले एक लड़के से शादी करो, उसके बाद उससे बच्चा करो, एंड लास्ट में डिवोर्स ले लो। अगर हम शिखर धवन का केस देखें तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। अगर हम बेटे की बात करें कि भाई उसका बर्थडे और टच में नहीं हो, 4-5 महीने हो गए। खान की भी फर्स्ट वाइफ रीना को उन्होंने उस वक्त 2002 में 50 करोड़ दिए थे। फिर फरहान अख्तर ने भी अपनी वाइफ अधुना को पॉश एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट का बंगलो एलिमनी में दिया था। और आखिर ऐसा क्यों है कि वर्क लाइफ वुमेन होने के बावजूद सिर्फ हस्बैंड को ही एलिमनी देना पड़ रहा है? और इसका आंसर है लूप होल्स इन अवर लॉज। और ऐसे ही इन लॉज का फायदा उठाकर झूठे मूठे उल्टे पुल्टे कोई से भी करके आरोप थोपकर करोड़ों रुपए छापे जाते हैं। अब जैसे शिखर धवन के केस से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपनी 8 साल की शादी में, जिसमें उनकी बीवी उनके साथ 1 साल भी नहीं रही ढंग से, उन्होंने डिवोर्स एलिमनी के नाम पर अपनी वाइफ को 13 करोड़ रुपए देने पड़े। फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उस फील्ड का अंदाजा नहीं था। तो बेसिकली 30 अक्टूबर 2012 में शिखर और आयशा ने शादी करी और उसके बाद 2 साल बाद 2014 में उनका बच्चा हुआ। इस दौरान आयशा ने शिखर से वादा करा कि वो इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड फिर 2021 में आयशा ने सोशल मीडिया के थ्रू बताया कि वो डिवोर्स लेना चाहती है, जिसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से शिखर धवन के 3 प्रॉपर्टीज थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसके बाद आयशा ने उन तीनों प्रॉपर्टीज का 99% स्टेक एंड 13 करोड़ रुपए डिमांड करे शिखर धवन से एज एलिमनी। सिर्फ इतना ही नहीं, आयशा ने एक कदम और आगे बढ़कर क्रिकेट अथॉरिटीज और इवन शिखर धवन के फ्रेंड्स को मेल करके शिखर धवन को डिफेम करने की कोशिश करी, जिसके बाद और कई वियर्ड एलिगेशंस लगाकर आयशा ने शिखर धवन से 8.5 लाख हर महीने डिमांड करे, जो कि शिखर धवन ने पे करना भी शुरू कर दिया था। जिसमें आयशा ने ये भी इंक्लूड करा था कि उनकी पहली शादी से हुए 2 बेटियों का खर्चा, शिखर धवन से हुए उनके बेटे का खर्चा, ट्रिप्स का खर्चा, इवन अपने डॉग्स की ट्रेनिंग का खर्चा भी शिखर धवन से निकलवाने की कोशिश करी। सो इन सब से तंग होकर साल 2023 में शिखर धवन ने डिवोर्स फाइल कर दिया और तब मालूम पड़ा कि आयशा ने कुछ लीगल लूप होल्स ढूंढे, जो कि अनफॉर्चुनेटली शिखर धवन के लिए बहुत पेनफुल साबित हुए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्रूअल्टी ही नहीं डिवोर्स का रीजन बनती है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस को भी पैसे ऐंठने के लिए यूज किया जाता है, जैसे इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ हुआ था। जैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से 2018 में मोहम्मद शमी की वाइफ ने उनके फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला और हर महीने 10 लाख रुपए एलिमनी की डिमांड रख दी। और वो यहाँ भी नहीं रुकी, उन्होंने अपने केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए शमी पे अडल्टरी, अफेयर, डाउरी और मैच फिक्सिंग तक सीरियस आरोप लगाए। इससे ऑफकोर्स शमी की बदनामी तो हुई, लेकिन इसके दौरान यूएस में वो क्रिकेट खेलने जा रहे थे, लेकिन उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर इसके 8 साल बाद 2024 में शमी को जस्टिस मिला, जिसके बाद कोर्ट ने बोला कि शमी को अपनी बीवी को 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1.30 लाख देने की जरूरत है। एंड अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो शमी की वाइफ ने यहाँ पे 2 लॉस को मिसयूज किया था। पहला डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 3, दूसरा आईपीसी सेक्शन से डाउरी। ये डाउरी का केस लड़की पूरे फैमिली पे लगा सकती है, जिससे उसकी पूरी फैमिली को जेल तक हो सकती है। और यहाँ पे उसके फैमिली और बंदे को प्रूव करना है कि उसने डाउरी नहीं ली है। एंड तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लॉस बहुत ही ज्यादा डाइवर्टेड है वुमेन की तरफ, तो इसी वजह से कई सारे केसेस में इन 2 लॉस का मिसयूज किया जाता है। और ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुकी है। इनफैक्ट रेमंड के केस में गौतम सिंघानिया के साथ भी सेम ही हुआ। उनकी वाइफ ने एलिजेटली डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालकर अपनी शादी के 32 साल बाद $1.4 बिलियन यानी गौतम सिंघानिया के 75% ऑफ वेल्थ डिमांड करी एज एन एलिमनी। अब जैसे क्रिकेटर युवराज सिंह की बीवी ने उनके घर वाले और उनके भाई पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला, बट रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही उन्हें 48 लाख रुपए मिले, उन्होंने सारे चार्जेस ड्रॉप करके डिवोर्स के लिए एग्री हो गई और उन्होंने फाइनल सेटलमेंट कर लिया। एंड नेक्स्ट तरीका तो सबसे इजीएस्ट तरीका है डिवोर्स का, विच इज म्यूचुअल डिवोर्स। ये केसेस मोस्टली रिचेस और हाई प्रोफाइल वाले लोग करते हैं। यहाँ पे दोनों ही पार्टीज ज्यादा बहसबाजी ना करके एक डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन करती है, जिसमें एक बहुत ही हाई अमाउंट रहता है और उसमें साइन करके डिवोर्स को फाइनल कर दिया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऋतिक रोशन के केस में सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ की एलिमनी मांगी, बट आखिर में दोनों ने किया गया है कि कई बार सेटलमेंट अमाउंट और एलिमनी भी डिस्क्लोज नहीं हो पाती। जैसे आमिर खान और किरण, अरबाज और मलाइका जैसे केसेस तक अमाउंट डिस्क्लोज ही नहीं हुई। अब ये तो थी अमीरी बातचीत, लेकिन जब बात आती है मिडिल क्लास की तो ये बेचारे पेले जाते हैं। अब जैसे मदुरई में एक केस हुआ, सिल्वर रंजन नाम के एक बंदे ने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया, लेकिन उसके बाद उसे कहा गया कि 10,000 रुपए रेंटल
10,000 रुपए मेंटेनेंस और 50,000 एज कंपनसेशन देने होंगे। एंड इसके बाद डाउरी भी वापस करना पड़ेगा। एंड इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जब उन्होंने हाई कोर्ट पे अपील किया कि मैं तो जॉबलेस हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, तब कोर्ट ने उसे कहा अगर जॉब नहीं है तो भीख मांगो, कूली बनो, पर बीवी को ये अमाउंट रिटर्न करके दो। एंड वहीं पे महाराष्ट्र में एक और वियर्ड केस आया है जहाँ पे एक बंदे ने किडनी फेलियर की वजह से अपनी वाइफ को पर मंथ का 3,000 नहीं दे पाया फॉर जस्ट 3 मंथ्स। इस बात के लिए उसकी बीवी ने उस पे कोर्ट पे कंप्लेन करी कि ये पिछले 3 महीने से पैसे नहीं दे पा रहा है। उससे पहले वो दे रहा था लेकिन कॉज ऑफ किडनी फेलियर वो नहीं दे पा रहा है, तो उसे 11 महीने के लिए जेल कर दी। लेकिन क्योंकि उसकी किडनी फेलियर थी और उसकी सर्जरी और ऑपरेशन नहीं हो पाया तो उसकी वहीं जेल में डेथ हो गई। मतलब तुम सोच सकते हो सिर्फ 3,000 रुपए के चक्कर में उसने अपनी जान खो दी। नोएडा में तो एक यंग लड़के ने सुसाइड कर दिया क्योंकि उसकी वाइफ उससे 60 लाख रुपए डिमांड कर रही थी। अब तुम खुद बताओ कि अगर एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्रॉपर्टीज को कलेक्ट करने में लगाया और एक झटके में सिर्फ डिवोर्स से उससे 75% ऑफ वेल्थ छीन ली गई, तो ये किस हद तक सही है। एंड आप भी यही सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो शादी ना करना ही बेहतर है। और ये कहीं ना कहीं मन में सवाल भी पैदा करता है कि कहीं अगला विक्टिम मैं तो नहीं। रिसर्च में तो ये भी आया है जो मिलेनियल्स होते हैं यानी जो 1991 से लेकर 1996 में पैदा हुए हैं उनमें हर 5 में से 1 इंसान शादी नहीं करना चाहता है। और जो जेनजीज होते हैं यानी 1997 से लेके 2012 तक पैदा हुए लोग उनमें हर 4 में से 1% ना ही शादी करना चाहता है और ना ही बच्चे। तो आखिर क्यों जिनके शास्त्रों और कल्चर में डाइवोर्स जैसा नाम कहीं था ही नहीं और शादी को एक पवित्र धार्मिक संस्कार के रूप में देखा जाता है, क्यों सदियों से चलता हुआ ट्रेडिशन इतनी तेजी से गायब होता जा रहा है। तो बात करें अगर शादियों की तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इंडियन सोसाइटी में फीमेल को मेल से ज्यादा सफर करना पड़ता है और यही फैक्ट है। रियलिटी यही है कि विमेन मैन से ज्यादा सफर करती है, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज हो। पूरा गला दबा के मारा हुआ है, निशान है, कपड़े पूरा फटे हुए, छोटे हाथ थोड़ा ये फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है उसका बॉडी देख सकते हैं आप पड़ेगी उसी तरीके से। मुझे पता है कि मेन के अगेंस्ट भी ऐसे क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से सारी विमेन्स को जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि सारे मेन मॉन्स्टर्स नहीं है, वैसे ही सारी विमेन गोल्ड डिगर और अनफेथफुल नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ चुनिंदा केसेस को हाईलाइट करके ये डर बेचा जा रहा है कि मेन सेफ नहीं है। जैसे यही देख लो, ये लिखा जा रहा है कि सारी विमेन पोटेंशियल मर्डरर्स है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंडिया मेंस के लिए अनसेफ डिक्लेयर हो जाएगा। एंड कमेंट्स भी चेक कर लेना, मोस्टली लोग यही कह रहे होंगे कि मैं अब शादी नहीं करने वाला हूँ। आप जेनजीज या 20s के किड्स को उठा के देख लो, वो यही बोलेंगे कि मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि फिर डाइवोर्स के बाद एलिमनी की चिंता कौन ही पाले, इससे अच्छा तो मैं खुद पे इन्वेस्ट करूँ। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। एंड आई नो कि बहुत सौ को ये डर बैठा हुआ है कि कहीं लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमारी फील्डिंग न सेट कर दे। मुझे पता है कि कई ऐसे केसेस भी सुनने को मिल रहे हैं जिसमें शादी के बाद वाइफ चीटिंग करती है लेकिन फंसता लड़का है। कोर्ट के चक्कर लड़के को काटने पड़ते हैं, पूरे परिवार पे डोमेस्टिक अब्यूज का केस लग जाता है। ऐसे कई केसेस में लड़के को भारी एलिमनी भी देनी पड़ती है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लड़कियों की तरफ ज्यादा है। और अगर मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा दिखाऊं तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस से जो सुसाइड्स होते हैं उसमें मेन से ज्यादा विमेन का नंबर आता है, जो कि 25,000 से भी ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 के हिसाब से 80% ऑफ वुमेन जिन्होंने की अपने हस्बैंड से वायलेंस फेस करी है वो कभी रिपोर्ट नहीं करते। सिर्फ 11% ऐसी वुमेन है जिन्होंने किसी से हेल्प ली, डोमेस्टिक अब्यूज को जाके कहीं रिपोर्ट किया। जबकि सोशल मीडिया में क्या चलता है कि लड़कियों से दूर रहो, लोग कहावतें बना रहे हैं, कबीर के दोहे पढ़ने लग रहे हैं। लेकिन ये विमेन जब इतने सालों से विक्टिम बन रही थी तब ये कहाँ थे, तब इनके मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन 4 केसेस में मैन विक्टिम बन गए तो पूरा इकोसिस्टम विमेन को विलेन बनाने में उतर आया। देखो, मैं इस क्राइम को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और जिन्होंने भी इसे करा है उन्हें जरा सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए, ना ही उन्हें वीमेन होने की वजह से लीनियंट सजा होनी चाहिए। मैं बस आपको जूम आउट करके एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया में एक और चीज चल रही है कि देखो, इंडिया में तो दुनिया का सबसे कम डिवोर्स रेट है। इंडिया का कल्चर कितना ज्यादा अच्छा है, प्यार एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। लेकिन इस हम साथ साथ है कि सच्चाई हम सबको पता है। मेरे को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये 1% वाला डेटा कितना फ्रॉड है। तुम्हें भी पता है कि हमारे घर में हमारी जनरेशन ने कितना कलेश देखा है। इंडिया का फैमिली सिस्टम, खासकर अरेंज मैरिज सिस्टम, बहुत ही टॉक्सिक हो चुका है और जब तक हम ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक लड़के हो या लड़कियां विक्टिम बनती रहेंगी। हमारी सोसाइटी ने मैरिज को
एक प्रोग्राम बना के रख दिया है, लड़का आ रहा है शादी करा दो, लड़की की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया शादी करा दो, वरना भाग जाएगी, सोसाइटी में नाक कट जाएगी। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा सोसाइटी के तानों की चिंता है। मतलब इंडिया के अंदर आज भी सबसे ज्यादा अरेंज मैरिज होते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, लेकिन मैरिज जिस आड़ में करवाई जाती है वो बुरा है। कई पेरेंट्स तो बिल्कुल ही बेयर मिनिमम सोचने लगते हैं कि बस घर बस जाए जी, और बिना लड़के लड़की के पूछे कहीं भी रिश्ता पक्का कर देते हैं, या फिर इतना एक्सट्रीम पे चल जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल संस्कारी बहू, और ऐसी लड़की मिलती नहीं है तो लड़के को बिठाए रखते हैं, और जब उसकी उम्र निकल जाती है अब तो खुद ही ढूंढ ले भाई। और यही चीज लड़के के साथ भी होती है, लड़की के साथ भी होती है। मुझे तो लगता है कई इंडियन पेरेंट्स आज भी टाइम के साथ कैचअप नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं है कि टाइम कितनी तेजी से चल रहा है और क्या क्या चीजें आ चुकी हैं। डेटिंग कितनी कॉमन हो चुकी है, डेटिंग एप्स कितने कॉमन हो चुके हैं, लिव इन का कल्चर धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है। इसलिए इंडिया में डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि लड़का और लड़की कंपेटेबल ही नहीं है। दोनों की सोच अलग अलग थी, पर्सनैलिटी अलग अलग थी, जिंदगी में बहुत ही अलग तरीके से जीना चाहते थे। सोनम रघुवंशी के केस में भी यही हुआ था। सोनम ने अपनी माँ को कहा था कि मुझे लड़के में इंटरेस्ट नहीं है, और शादी की वीडियोस में भी ऐसा ही दिख रहा था, जिसका अंत तुम्हें भी पता है कितना हॉरिफाइंग था। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि अगर उस लड़की में इतने गट्स थे कि वो अपने पति का मर्डर कर सकती है, तो क्या उसमें इतने गट्स नहीं थे कि अपने घर वालों को बोल के शादी तोड़वा दे। लेकिन ये भी एक शॉकिंग फैक्ट है कि जबरदस्ती कितनी सारी शादियां कराई जाती है। ऐसे हजारों शादियां होती हैं जहां पेरेंट्स बिना बच्चों के परमिशन के उनकी शादी करवा देते हैं। इंडिया में एक ये चीज भी तो है कि बहुत फुद्दू रीजंस के चक्कर में शादियां करवाई जाती हैं। जैसे पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं तो शादी करवा दो, शादी का मौसम चल रहा है तो शादी करवा दो, दादी बूढ़ी हो गई है तो शादी करवा दो कि एक बार जाने से पहले पोते का मुंह देख लेगी। अगर 3-4 बच्चे हैं तो बड़ों वालों की शादी जल्दी करनी पड़ेगी। लड़का लड़की के कंपेटेबिलिटी की जगह ये देखा जाता है कि घर वालों के पास पैसा कितना ज्यादा है, दहेज में क्या क्या मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं होगा झगड़ा। जिनकी शादी हो रही है उनके अलावा हर चीज का ध्यान रखा जाएगा तो बाकी चीजें तो सेट रहेंगी, लेकिन जो शादी है वो टूट जाएगी। शादी हो भी जाए फिर भी घर पे इतने विलन्स है कि शादी ढंग से चलने ही नहीं देते। एक तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, ठीक है। इन तीनों की वजह से लड़की की माँ का ये रोल है कि उसमें उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं जो मैन ने करी हैं, मेल जेंडर ने, जो कि उसका पति है, पर वो अपने पति से बदला नहीं ले सकती, उसे मैन से बदला लेना दामाद से। वो ये कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि डिवोर्स अभी से हो रहे हैं, अभी से यही सब प्रचलन हो रहा है। बस डिफरेंस ये है पहले इंटरनेट नहीं होता था और अब जब इंटरनेट आया है और न्यूज और सोशल मीडिया में ये पता चला है कि ऐसी चीजों में रीच बढ़िया आती है, टीआरपी बढ़िया मिलती है, तो इन्हीं के रिलेटेड टॉपिक ढूंढने में लगे हुए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस जा रहा है लोगों पे कि शादी इक्वल्स टू अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि विमेन्स बिल्कुल सही है, बॉयज सारे गलत हैं, ऐसा भी नहीं है। ज्यादातर केस में विमेन्स फेक एलिगेशंस लगा के मोटा पैसा लपेटती हैं लड़कों वालों से। विमेन कार्ड प्ले करना, इंडिया के बायस्ड लॉ का फायदा उठाना, इन जैसों को जितना क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। अब देखो जैसे लड़की 1 लाख रुपए कमा रही है लेकिन अपने एक्स हस्बैंड से 40 लाख रुपए ले भी चुकी है, और ऐसे कई सारे केसेस और हैं जिनकी गिनती भी नहीं करी जा सकती। अब ये देखो एक यूएस बेस्ड औरत ने अपने हस्बैंड से 500 करोड़ के एलिमनी का केस डाला और उस पे उसके पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया, यहाँ तक कि हस्बैंड के फादर का भी, जो कि 85 ईयर ओल्ड के हैं। ये न्यूज देखो, शादी 1 महीने भी नहीं चली लेकिन एलिमनी में 50 लाख देने पड़ गए। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी विमेन्स एक जैसी होती हैं। अगर ऐसा होता इसमें तुम्हारी बहन, तुम्हारे पेरेंट्स भी आते, लेकिन हम लोग इन सारे चक्कर में एक इम्पोर्टेंट चीज मिस कर जाते हैं, जो कि है इंडियन मेन का शादी ना करने का डिसीजन काफी हद तक फाइनेंशियल इशू भी होता है। इंडिया में जितनी स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उतनी स्पीड से इनकम नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट जॉब मार्केट की एकदम ढंग से लगी पड़ी है। IITs भी जॉब की गारंटी नहीं दिलवा पा रही है। घर खरीद पाना इम्पॉसिबल होता जा रहा है और रेंट देना सरदर्द बन चुका है। AI की वजह से भी लोगों के करियर में बहुत अनसर्टेनिटी आई है। ऐसे अनसर्टेन टाइम में शादी का डिसीजन लेना बर्डन लगता है बहुत सारे लोगों को। इमेजिन करो एक लड़का है, अभी वो कॉलेज पास करके आया है, उसके घर पे पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, और फिर वो सोशल मीडिया खोल के देखता है और उसमें ऐसे केसेस दिखते हैं, तो उसका तो शादी पर से विश्वास से उठ जाएगा। The reason you get married is primarily to have children. Right. Now, which means that you are introducing one of the reasons. No, primarily. The others are, companionship, whatever, but primarily. So you are introducing this genetic strain into your,
family line. Right. So you have to know. So I wanted to know what are the diseases running in his family. You know, at what age did uncles in his family lose their hair? What did Kanchan Chachi die of? So I would keep asking him all this, and he probably got very concerned about his family. You know, she's all the time asking, Pintu Mama ko kya hua? You know, all that. So I had this chart. That was one chart, the genetic chart. And then. And this chart I found after my marriage on the second day. That's not true. No. No, you found another chart. There was a pros and cons of marrying him also. So I had all the advantages on one side and all the disadvantages. और यहीं पे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं कि कोई लड़की वर्जिन नहीं है, सबका बॉडी काउंट बहुत हाई है, सारी बैडीज बनी पड़ी हैं, कोई लड़की लॉयल नहीं होती, सबसे दूर रहो। तो आप खुद सोचो उसका शादी को लेकर क्या ओपिनियन बनेगा। और इन केस अगर शादी में कोई इशू आ जाए तो मेंस के खिलाफ लॉ इतने ज्यादा बायस्ड है कि एक आदमी की पूरी लाइफ बहुत इजीली डिस्ट्रॉय की जा सकती है, और ऐसा होते हुए भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया में मेन को आइडियली 6 महीने डेट करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हो सके तो 1 साल डेट करो, जिससे मैन और वुमेन एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी देख सके। डेट करने का मतलब है लड़की से मिलो, बात करो, क्या अच्छा लगता है उसे, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, उसके बारे में बताओ, उसकी पर्सनैलिटी को समझो, उसके हैबिट्स को देखो कि उसके ख्याल तुमसे मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। पास्ट के टाइम में जानने की कोशिश करो। जितना ज्यादा समय तुम उससे बिताओगे उतना अच्छा तुम्हारी बॉन्डिंग बनती जाएगी, जिसका रिजल्ट एक हैप्पी हेल्दी मैरिज लाइफ होगी। और अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होती है कि एक बार लड़के लड़की को मिलवा देते हैं, पेरेंट्स आपस में ही बातचीत कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं कि कैसे लेन देन होने वाला है, और लड़का लड़की आपस में समझ नहीं पाते। और भले ही 1-2 बार मिलके कोई कैसे अपनी पूरी पर्सनैलिटी, अपना पास्ट टाइम तुमसे शेयर कर लेगा, बल्कि 1-2 बार मिलके कोई ढंग से बात भी नहीं करेगा तुमसे। भले कैसे ही कोई 1-2 बार डेट करके बता देगा कि भाई मेरे को तुम पसंद आए हो, नहीं आए हो, या फिर मेरा कोई पास्ट में है पहले से, उसके लिए टाइम देना होगा। स्टार्ट होता है और फीमेल हमसे फर्स्ट शो नहीं करती, महीना 2 महीना 4 महीना तो देखा जाता है। वो देखती है कि यार ये जो पति है ना, ये ठीक है, लेकिन ये ना इसकी माँ कुछ नौटंकी करती है। दैट इज उसकी नजर में नौटंकी है, और होती भी होगी। ड्रामा, चिल्लम चिल्ली, इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना, पैसिव एग्रेसिव, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अंग्रेजी के सारे वर्ड्स हैं। एंड ये हर बार ग्राउंड सीट कर देता है और ये बोलता है तुम इतना भी नहीं कर सकती मम्मी के लिए, इतना ही तो बोल रही थी वो, इतना तो हो सकता था, बस इतना इतना, ये इतना इतना करता रहता है। मेरे पे हीरो बनता रहता है ये। तो ये ड्रामा करने की और ये न्यूसेंस करने की वैल्यू तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि वो स्त्री है तो मैं भी स्त्री हूँ, और स्त्री कुछ भी कर सकती है। डायलॉग हमने सुना है, ठीक है। और तीसरी स्त्री उसकी माँ है जो उसकी कोच है। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा पर्सन खुलेगा एंड तुम जान पाओगे कि ये अच्छा इंसान है या नहीं। और ये चीज लड़के और लड़की दोनों के केस में अप्लाई करना है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर तुम ये चीज फॉलो करोगे तो फ्यूचर में आने वाले केसेस कई हद तक कम हो जाएंगे। एंड यहीं पे अगर तुम्हें ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी या तुम्हारा शादी को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। पीस। So please whatever. I want to reach 1 million.